तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यानी कि जो यूक्लिड का ज्यामिति था उसका हम लोग परिचय देखेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें आप लोगों को मैथ के बारे में बहुत सारी नई नई बातें जानने को मिलेगी। तो इस चैप्टर का शुरुआत हम लोग करेंगे यूक्लिड के बारे में जानने से। तो ध्यान से देखिए, यूक्लिड जो है वो एक गणितज्ञ थे जिनका रुचि जो है वो ज्योमेट्री के क्षेत्र में थे, यानी कि ज्यामिति के क्षेत्र में था। तो उन्हें जो है ज्यामिति बहुत ही पसंद था और इसलिए उन्होंने ज्यामिति के क्षेत्र में कई परिवर्तन किए और कई विकास भी किए हैं और कई नई नई चीजों की भी खोज की है। तो यूक्लिड ने जो है एक पुस्तक भी निकाला था जिसका नाम था एलिमेंट्स, और उसमें जो है उन्होंने बहुत सारे 13 अध्याय में वो विभाजित था, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है जो कि ज्यामिति से संबंधित है। तो यूक्लिड के बारे में इतना जानना बहुत काफ़ी है। अब हम लोग जो है जानते हैं कि यूक्लिड ने सबसे पहले क्या किया था कि बहुत सारे डेफिनेशंस दिए थे, यानी परिभाषा दिया था। तो हम लोग जो है यहाँ पे 7 परिभाषाओं को देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो 7 परिभाषा है इसे आप लोगों को लाइन बाय लाइन नहीं याद करने का जरूरत है, लेकिन याद करना है। लेकिन इसके बाद जो है हम लोग इसमें एक्सियम और पोस्टुलेट, यानी कि अभिगृहित, ये सब जो है आगे का टॉपिक, इसे हम लोग जो है उसे अच्छे से लाइन बाय लाइन ही याद करना पड़ता है। तो इसे हम लोग जो है सबसे पहले समझते हैं कि यूक्लिड ने 7 को डेफिनेशन दिया था। तो वो क्या था? सबसे पहला था कि ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब ध्यान से देखिए, ये सुनने में तो बहुत ही सिंपल सा बात लगता है कि एक बिंदु है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है, क्योंकि बिंदु का ना ही चौड़ाई होता है ना लंबाई होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये हम लोगों को पता है। लेकिन उस समय जब यूक्लिड का समय था तो उस समय तक ये सब बात बहुत ही अपरिचित था। तो उस समय के हिसाब से यूक्लिड ने जो है बहुत नई नई चीज़ों का ही खोज किया था, लेकिन ये आज हम लोगों के लिए बहुत ही साधारण सा बात लगता है। फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन जो होता है वो बिना चौड़ाई के लंबाई होता है, यानी कि अगर एक लाइन इस तरह से बनाएंगे तो इसका कोई चौड़ाई नहीं होता है, बस लंबाई होता है। तो यही साधारण सा बात उन्होंने भी कहा। फिर उन्होंने कहा कि द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन जो होता है उसका जो एंड होता है, यानी जो किनारा होता है, वो हमेशा एक 2 बिंदु होता है। फिर उन्होंने आगे कहा कि ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, यानी कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यानी कि अगर हम लोग जो है इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ले तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कुछ नहीं है, बल्कि जितने भी बिंदु होते हैं वो इन पे इस तरह से स्थित होते हैं। तो यही एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि एक लाइन जो होता है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि सरफेस इज डेट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अब उन्होंने कहा कि एक सरफेस, यानी कि कोई भी एक सतह जो होता है, जो कि मान लेते हैं कि इस तरह का कोई एक सतह है, तो ये जो है ये क्या होता है, इसके पास लंबाई और चौड़ाई मात्र यही 2 चीज़ होता है, यानी कि ऊंचाई नहीं होता है। तो ये भी हम लोगों को पता है कि इसका एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। फिर उन्होंने कहा कि द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। अब यानी कि कोई भी सरफेस का जो एज, यानी कि जो किनारा होता है, वो लाइन होता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी 4 लाइन इस तरह से है, जरूरी नहीं कि 4 ही हो, तो इस तरह से लाइन होता है। फिर उन्होंने कहा कि ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ, यानी कि एक प्लेन सरफेस जो होता है वो कुछ नहीं होता है बल्कि बहुत सारे लाइन से मिलकर बना होता है। यानी कि ऐसे ऐसे करके ढेर सारे लाइन को अगर एक साथ बिछा देंगे तो एक सरफेस बन जाएगा। तो ये सब साधारण सा बात उन्होंने किया था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग जो है मेन टॉपिक इस चैप्टर का शुरू होने जा रहा है, तो इसे आप लोगों को एकदम अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य क्या होता है। तो यानी कि कोई भी ऐसा बात जो पूरी दुनिया में सभी के लिए एकदम सत्य होता है, उसे हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का 2 भाग होता है, एक एक्सियम होता है, एक पोस्टुलेट होता है। अब एक्सियम जो है वो कुछ नहीं है बल्कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे नियम हैं, यानी कि ऐसी परिभाषा है जिन्हें हम लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जबकि पोस्टुलेट जो होता है वो केवल ज्योमेट्री के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। तो अभी ये एक्सियम पोस्टुलेट क्या है, इसे हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, यूक्लिड एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि यूक्लिड ने कुछ ऐसे गुणों का पता लगाया था जिन्हें जो है प्रूव करने का जरूरत नहीं था, यानी वो दम सत्य है तो सत्य ही है, उन्हें हम लोग किसी भी तरह से साबित नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को भी पता है कि वो सत्य ही है। तो उसे हम लोगों ने एक्सियम नाम दे दिया। तो दीज एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो एकदम साधारण रूप से सत्य ही है, लेकिन उसे हम लोग किसी भी तरह से प्रूव नहीं कर सकते।
फिर उसे उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को एक्सियम और पोस्टुलेट में बांट दिया। अभी जो पोस्टुलेट है उन्होंने क्या किया कि सिर्फ ज्योमेट्री का जो क्षेत्र था उसके लिए बना दिया गया, और जो कॉमन नोशंस यानी कि जो हर जगह इस्तेमाल होगा उसे हम लोग जो है एक्सियम्स कहने लगे। तो यानी कि ये एक्सियम पोस्टुलेट जो है एक ही तरह का चीज़ है, बस एक्सियम पूरे मैथ में कहीं पर भी इस्तेमाल होता है, जबकि पोस्टुलेट जो है वो सिर्फ जियोमेट्री में ही इस्तेमाल होता है। अब यूक्लिड ने जो है 7 एक्सियम दिए थे और 5 पोस्टुलेट दिए थे, तो इसे हम लोग जो है एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या एक्सियम थे और क्या क्या पोस्टुलेट थे, और इन्हें आप लोग जो है लाइन बाय लाइन याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोगों को कारण भी देना पड़ता है। तो कारण में हम लोग जो है यही लिखेंगे कि पोस्टुलेट 1 या फिर एक्सियम 2 इस तरह से कर करके। अब एक एक करके हम लोग जो है समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक्सियम का मैं हिंदी बता देता हूँ। तो एक्सियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिगृहित, और पोस्टुलेट को बोलते हैं अभिधारणा। तो सबसे पहला अभिगृहित जो उन्होंने यूक्लिड ने दिया था वो था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वे परस्पर भी बराबर होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ उसे समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने कह दिया कि A जो है वो B के बराबर है और B जो है वो C के बराबर है, तो यानी कि हम लोग इसमें कह सकते हैं कि A जो है वो C के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए A जो है वो ही B के भी बराबर है और C जो है वो भी B के ही बराबर है, यानी कि वे दो वस्तुएं जो कि किसी एक ही वस्तु के बराबर होते हैं वे आपस में भी बराबर होते हैं, यानी A और C भी यहाँ पे बराबर होगा। तो इन दोनों से हम लोग ये कह सकते हैं कि A बराबर C। तो यही पहला एक्सियम था। अब दूसरा एक्सियम है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, यानी कि अगर हम लोग जो है इस तरह से लिखते हैं, मान लेते हैं कि A बराबर B है, यानी कि ये दोनों इक्वल्स है। अब इसमें हम लोग जो है इक्वल ही जोड़ दे दोनों तरफ, यानी कि अगर A प्लस C कर दे और उसके बाद B प्लस C कर दे तो ये दोनों भी बराबर रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है सेम ही चीज़ों को दोनों में ही जोड़ दिया है। तो यानी कि अगर हम लोग सेम ही चीज़ को दोनों तरफ जोड़ दे तो भी वो हमेशा इक्वल ही रहता है। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान ली दिया हुआ हो A बराबर B है और इसमें हम लोग अगर A -5 करेंगे और B -5 कर देंगे, यानी दोनों तरफ 5 माइनस किए है, तो यानी कि इसमें ये दोनों भी अभी भी बराबर ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इक्वल्स को ही इसमें जोड़ा है। मतलब यहाँ जोड़ने का बात हुआ है तो इसे हम लोग जोड़ कर देते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग इक्वल्स को जोड़ते हैं तब भी वो बराबर होता है। और तीसरा अपगृहित जो है वो माइनस वाला है, यानी कि यही सेम चीज़ कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी कि अगर हम लोग जो है घटा दे, यानी कि A बराबर B हम लोगों को दिया हुआ है तो हम लोग जो है दोनों में से बराबर अगर घटाएंगे तब भी वो बराबर ही रहेगा। यानी अगर हम लोग A -C कर दे और B -C कर दे, यानी दोनों तरफ हम लोगों ने C घटा दिया है, तो अब भी ये बराबर ही रहेगा। अब हम लोग चौथा अपगृहित देखते हैं। तो चौथा है कि थिंग्स विच को इनसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि को इनसाइड का सबसे पहले मतलब क्या होता है, यानी कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है, जिसे हम लोग हिंदी में संपाती बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग जो है एक लाइन इस तरह से है और इसी पर एक और लाइन रखा हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों ही लाइन जो है वो बराबर है। यानी कि मान लेते हैं कि A B पहले एक लाइन था और उसके ऊपर से हम लोगों ने एक और लाइन रख दिया जो कि है C और D, और वो भी एकदम बराबर रखा गया इस पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों बराबर ही है। तो अब हम लोग जो है पचमा देखते हैं। तो पचमा है दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। तो ये तो बहुत ही साधारण सा बात है कि जो होल होता है यानी जो पूर्ण होता है वो हमेशा उसका जो भाग है उससे तो बड़ा ही होगा। यानी कि अगर हम लोग जो है एक पूरा सर्कल लेते हैं और इससे हम लोग जो है इसका एक भाग इस तरह से अलग करके यहाँ पे ले लेते हैं, अब ये बताइए कि ये बड़ा होगा कि ये पूरा जो बचा हुआ है ये होगा। तो जाहिर सा बात है कि ये जो है ये ज़्यादा बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि ये इसका एक भाग है बस। तो यही यूक्लिड ने कहा था। अब हम लोग छठा देखते हैं कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि इसका ये अर्थ हुआ कि एक ही वस्तुओं के अगर दुगने हम लोग कर दे यानी 2 गुना कर दे तो वो हमेशा बराबर ही रहता है। यानी कि अगर हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं कि A बराबर B, अब हम लोग क्या करते हैं कि दुगना कर देते हैं यानी 2A कर देते हैं और इसको भी 2B कर देते हैं, तो अभी भी ये बराबर रहेगा। तो यही इसमें कहा गया है। फिर इस सतमा जो है इसका ठीक उल्टा है, यानी कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, यानी कि इस बार हम लोग क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ A बराबर B तो इसका आधा कर देंगे, तो इसका भी आधा कर दिए और इसका भी B का भी आधा कर देंगे, तो ये अभी भी बराबर रहेगा। तो यही सतमा अभिगृहित है। तो अब हम लोग जो है पोस्टुलेट पर चलते हैं। तो यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट दिया था, तो पोस्टुलेट क्या है, जो कि सिर्फ ज्योमेट्री के लिए काम आता है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट उन्होंने यानी कि अभिधारणा दिया था
कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि हम लोग कोई भी एक बिंदु ले और कोई भी दूसरा बिंदु ले तो हम लोग जो है एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग एक बिंदु बनाए, यहाँ पे बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, यहाँ पे बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो यही उन्होंने पहला अभिधारणा में कहा था कि हम लोग जो है किसी भी एक बिंदु से और दूसरा किसी बिंदु से जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अब इसी से जो है एक एक्सियम 5.1 जो है लोगों ने फिर से बना दिया, यानी कि इसे हम जो है इसी का एक छोटा सा रूप समझ सकते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, यानी कि अगर हम लोग कोई दो बिंदु लेते हैं, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते हैं कि सिर्फ एक बिंदु लेते और पूछ दे कि एक बिंदु से हम लोग कितनी रेखाएं को गुजार सकते हैं, तो इसका जवाब होगा अनंत, क्योंकि ध्यान से देखिए ऐसे 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 कितना ही लाइन हम लोग इस बिंदु से गुजार सकते हैं। लेकिन अगर दो बिंदु कर दे तब इससे हम लोग कितने लाइन बना सकते हैं, तो आंसर होगा केवल एक, वो भी एक अद्वितीय यानी यूनिक, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम लोग दो बिंदु बनाते हैं तो इससे केवल यही एक लाइन होगा जो पास होगा और कोई भी लाइन इसके पास नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा अभिधारणा देखते हैं, तो वो है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली। अब यहाँ टर्मिनेटेड लाइन का मतलब जो है वो लाइन सेगमेंट से है, यानी कि ऐसा लाइन जो कि कहीं पर जाके रुक जाता है, यानी कि सीधा सीधा यहाँ लाइन सेगमेंट का बात हो रहा है, क्योंकि अगर एक लाइन सेगमेंट लेते हैं तो यहाँ पे आके ये जो है ये खत्म हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है। तो इसमें कहा गया है कि इसे हम लोग जो है इंडिफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हम लोग जो है इसे इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी जितना चाहे उतना तक बढ़ा सकते हैं। तो ये ही दूसरा अभिधारणा है। तीसरा है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी कि हम लोग कोई भी एक सेंटर ले ले यानी केंद्र ले ले और कोई भी एक त्रिज्या ले ले तो उससे हम लोग जो है इस तरह से एक सर्कल बना सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा भी अगर हम लोग ले तो इससे भी हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं। अगर हम लोग और बड़ा ले ले तो इससे भी हम लोग जो इस तरह से करके एक सर्कल बना सकते हैं, यानी कि कोई भी एक सेंटर होना चाहिए और एक रेडियस होना चाहिए, बस उससे हम लोग जो है एक सर्कल बना सकते हैं। फिर अगला है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये तो सबसे आसान चीज़ है कि जितना भी राइट एंगल्स होता है, तो राइट एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री का अगर सारा एंगल तो बराबर ही होगा। तो यही यूक्लिड ने जो है चौथा अभिधारणा में कहा था। अब हम लोग पांचवा और आखिरी अभिधारणा जो है उसे देखते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा सा है, लेकिन ये अगर आप लोग समझ लीजिएगा तब ये बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या कहा गया है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी कि इसमें कहा गया है कि एक लाइन है जो कि दो लाइन पर इस तरह से गिर रहा है, यानी कि दो लाइन इस तरह से लेते हैं और उस पर एक लाइन इस तरह से गिर रहा है, और उसके बाद कहा गया है कि जो इंटीरियर एंगल्स होता है, तो इंटीरियर एंगल्स कौन सा होता है, ये वाला और ये वाला, यानी कि इन दोनों लाइन के जो अंदर है उसे हम लोग इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो इसमें कहा है कि इंटीरियर एंगल जो है वो अगर दो राइट एंगल से कम हो, यानी कि 180 डिग्री से कम हो, दो राइट एंगल 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री से जिस तरफ भी कम होगा उसी तरफ ये जो है जाके मिल जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री से कम आएगा, तब हम लोग कह देंगे कि ये आगे कहीं पर जाके इस तरह से मिल जाएगा, जबकि ये दोनों जो है ये 180 से ज़्यादा रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो यही साधारण सा बात जो है उन्होंने कहा था इस अभिधारणा में। अब हम लोग जो है कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। तो इसे तो मैंने पहले ही बता दिया कि ए स्टेटमेंट डेट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि जिसे साबित करने का जरूरत नहीं होता है, वो सत्य ही रहेगा हमेशा। फिर अब थ्योरम क्या होता है, तो थ्योरम जो है या जिसको कि प्रमेय बोलते हैं, तो प्रमेय ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका हम लोगों को प्रूफ देना पड़ता है, यानी कि उसे हम लोगों को साबित करना पड़ता है। और इस चैप्टर में जो है ढेर सारे थ्योरम्स भी है जिसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रूफ करना है। अब स्टेटमेंट होता क्या है, तो स्टेटमेंट कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हम लोग ट्रू या फिर फॉल्स में जवाब दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि क्या तुम क्लास 9 में पढ़ते हो, तब तुम्हारा जवाब जो है होगा कि ट्रू या फॉल्स, यानी कि हाँ या नहीं में जवाब होगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है। अब जैसे कि हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं कि मेरा नाम कृष्णा है। अब ध्यान से देखिए, मेरा नाम कृष्णा है, इसको हम लोग ट्रू या फॉल्स में कुछ जवाब दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं होगा। यानी कि स्टेटमेंट केवल वही सेंटेंस होता है जिसको हम लोग ट्रू या फिर फॉल्स में बता सकते हो।
अब ध्यान से देखिए, ऐसे तो ढेर सारे थ्योरम्स होते हैं, लेकिन जैसे थ्योरम्स होते क्या है ये समझने के लिए मैंने जो है दो उदाहरण दे दिया है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता हो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एक ट्रेंगल का जितना भी जो इंटीरियर एंगल्स होता है, यानी ये वाला और ये वाला को जोड़ के तीनों को 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो है ये एक थ्योरम है, यानी कि इसे हम लोग जो है प्रूव कर देंगे, और कैसे प्रूव करेंगे ये आगे देखेंगे। लेकिन अभी बस आप लोग इतना समझिए कि ये थ्योरम है जिसे हम लोग को प्रूव करना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अब दूसरा है इसी तरह से कि जो एंगल एक बिंदु होता है उसके चारों तरफ जितना भी एंगल बना ले, यानी एक इस तरह का, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, ये 4 एंगल बना लो या फिर 5 एंगल कितना भी बना लो, तो इस सब को जोड़कर हमेशा 360 डिग्री होता है। यानी कि एक बिंदु के सभी ओर का जो एंगल्स होगा उसको जोड़ के 360 डिग्री होता है। ये भी एक थ्योरम है, और थ्योरम को भी प्रूव करना है, यानी इसे भी हम लोग प्रूव करेंगे। लेकिन ये सब प्रूव कैसे करेंगे ये हम लोग आगे के एक्सरसाइज में देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो ये चैप्टर जो है ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा तो बहुत आसानी से बना पाइएगा इस सब क्वेश्चन को। और इस चैप्टर में उतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस ऐसे ही लोग हवा बनाते रहते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग जो है मिलेंगे दूसरे वीडियो में, इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में। जय हिंद।